त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति समता नियम कि उत्पत्ति समता नियम क्या कहता है। तो उत्पत्ति जो समता नियम है, इसके नियम का जो वाक्य है उत्पत्ति समता नियम, यानी कि उत्पत्ति मीन्स हो गया उत्पादन और समता मीन्स हो गया समान। तो जब उत्पादन क्या होता है कि जो परिवर्तनशील साधन है उसी के अनुपात में बढ़ता है, अर्थात जितना अनुपात में परिवर्तन साधन बढ़ता है और यदि उसी अनुपात के बराबर ही उत्पादन भी बढ़ता है या उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। तो जो ये समता नियम है इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, क्योंकि यह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की द्वितीय अवस्था है, सेकंड स्टेज है। तो जो इसकी डेफिनेशन है अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उत्पादन भी साधन बढ़ाने के अनुपात के बराबर बढ़ता है, उत्पत्ति समता नियम कहलाता है। अन्य साधनों को स्थिर रखकर, अर्थात क्योंकि अल्पकाल से संबंध रखता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, तो सभी साधनों को अल्पकाल में एक साथ नहीं बढ़ाया जाता है, तो अन्य साधन स्थिर रखे जाते हैं और एक साधन को परिवर्तनशील किया जाता है, अर्थात उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो साधन बढ़ाया जा रहा है उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि उत्पादन बढ़ रहा है साधन की तुलना में या साधन के बराबर ही उत्पादन बढ़ रहा है या साधन की तुलना में उत्पादन घट रहा है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं उत्पत्ति समता नियम की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जाता है ठीक उसी के बराबर उत्पादन भी बढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। तो यह एक कारक का प्रतिफल है, क्योंकि इसमें एक साधन बढ़ाया जा रहा है, माना श्रम बढ़ाया जा रहा है, एक लेबर लगाई, दो लगाई, तीन लगाई, चार लगाई, पांच लगाई, तो यदि उन्हीं के अनुपात में उत्पादन भी बढ़ता है तो यह दर्शाएगा उत्पत्ति समता नियम को। तो एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए इसको कि माना उत्पादन के जो साधन है या कारक है वो 5% बढ़ता है और उत्पादन भी 5% ही बढ़ता है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। तो उत्पत्ति समता नियम में क्या होता है कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाया जाता है उसी अनुपात के बराबर उत्पादन भी बढ़ता है। नेक्स्ट लेते हैं कि जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की स्थिति कहलाती है उत्पत्ति समता नियम। अर्थात जो उत्पत्ति समता नियम है ये कहां पर आता है, क्योंकि ये सेकंड स्टेज है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की। तो पहली जो स्थिति है वो है उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम जैसे ही समाप्ति की ओर होता है कुछ क्षण के लिए उत्पत्ति समता नियम लागू होता है और देन उसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की जो अवस्था है, ये जो कड़ी है, उसे कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। तो जो उत्पत्ति समता नियम है वह उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की कड़ी है या स्थिति है। अगला लेते हैं जो उत्पत्ति समता नियम है। यहां पर जितना साधन बढ़ाया, जितना उत्पादन का कारक बढ़ाया और उसी के बराबर ही उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं आदर्श साधन उत्पादन अनुपात। ऑप्टिमम या आइडियल कॉम्बिनेशन यहां पर हो रहा है, मतलब सबसे बेस्ट स्थिति है यह प्रोडक्शन की कि जहां पर जितने उत्पादन का परिवर्तनशील साधन बढ़ाया जा रहा है और उसी के बराबर उत्पादन हो रहा है, तो यह सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है, सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब जो ये उत्पत्ति समता नियम है, इस समता नियम को हम
इस काल्पनिक तालिका पर समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए खेत का आकार 50 वर्ग मीटर, क्योंकि तो जब हम उत्पत्ति समता नियम की बात कर रहे हैं तो यह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की दूसरी अवस्था है। तो जैसे पहले परिभाषा में आ चुका है कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, तो हमने क्या कहा, खेत का आकार 50 वर्ग मीटर है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, ये इतना ही रहेगा। ये 50 से 60 70 80 कुछ नहीं होगा, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, टाइम नहीं है। ओके, अब देखिए बढ़ाया क्या जाएगा, मजदूरों की संख्या, अर्थात हम लेबर बढ़ा सकते हैं। परिवर्तन जो शील साधन है इस तालिका में कौन है, वह लेबर है। ऐसे ही बनाना आपने, लेबर है तो पहला कॉलम में बनेगा, दूसरा कुल उत्पादन का बनेगा, तीसरा औसत उत्पादन का बनेगा और चौथा सीमांत उत्पादन का कॉलम आप तैयार करेंगे। मजदूरों की संख्या 1 2 3 4 आपने लिखना है, 1 2 3 4 ये है मजदूरों की संख्या, और ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, यह हमारा परिवर्तनशील साधन है। साधन को कारक भी कहते हैं, उपादान भी कहते हैं, तो ये विभिन्न नाम है, इनको आपने याद करना है। दूसरे में आप कुल उत्पादन लिखेंगे, शॉर्ट में टीपी, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। अब स्टार्ट कहाँ से, यहाँ पे देखिए पहले कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यदि 50 वर्ग मीटर पर एक मजदूर लगाया जाता है काम पर, तो कुल उत्पादन 15 इकाई है, औसत उत्पादन भी 15 इकाई ही प्राप्त होता है और सीमांत उत्पादन भी 15 इकाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक लेबर लगाने से मजदूर यदि खेत में काम पर लगाया जाता है तो 15 15 तीनों जगह बराबर उत्पादन प्राप्त हो रहा है। अब मजदूर एक से बढ़ाकर 2 कर दिए जाते हैं तो कुल उत्पादन 30 हो जाता है, जबकि औसत उत्पादन और सीमांत जो उत्पादन है सेम बना रहता है। यदि हम 1 2 3 4 की ओर बढ़ें और 4 लेबर हमने इसी 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगा दे काम पर, तो कुल उत्पादन बढ़कर 60 हो जाता है, जबकि औसत उत्पादन 15 और सीमांत उत्पादन 15 ही बना रहता है। इस प्रकार से देखिए उत्पत्ति जो समता नियम है, यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है वह क्या होता है, स्थिर बना रहता है। जैसे 15 इकाई 15 इकाई 15 इकाई, और इसी के बराबर क्या होता है, औसत उत्पादन भी बना रहता है। तो ये तालिका आप किस प्रकार से बनाएंगे, मैंने 15 15 लिखा है, इसकी जगह आप कुछ भी अंक लिख सकते हैं। अब सीमांत उत्पादन जो है वह एक मजदूर के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, और जब हम बहुत सारे मजदूरों के उत्पादन को जोड़ते चले जाएंगे तो फिर इसी का जोड़ बनता है इधर कुल उत्पादन। तो देखिए 15 यहाँ ले आना है, फिर 15 15 में फिर 15 जोड़िए 30, फिर 15 जोड़िए 45 और फिर 15 जोड़िए 60 हो गया। ठीक है, तो यदि हम 15 15 करके तो ये 4 लेबर लगाए तो 15 चक्कू 60, तो कुल उत्पादन कितना हो गया, 60 इकाइयों के बराबर हो गया। ओके, अब देखिए जो ये कुल उत्पादन है इसके बीच का डिफरेंस देखें, 30 में से 15 गया 15, 45 में से 30 गया 15, 60 में से 45 गया 15, अर्थात उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसके बीच का जो रेशियो अनुपात है वो कैसा है, बराबर है। उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन बीच का जो अनुपात है वो बराबर, अंतर बराबर है, ये बतलाता है क्या, उत्पत्ति समता नियम। तो नजर यहां डालनी है कि सीमांत उत्पादन हमारा जो होता है वो बराबर बना रहता है, और जब हमारा सीमांत उत्पादन बराबर होता है, इन मजदूरों को बढ़ाने से उत्पादन यदि बराबर रहता है तो ऐसी स्थिति में हमारा औसत उत्पादन भी बराबर ही रहता है। अब कैसे रहता है, ये 15 है तो 1 का भाग हमने 15 में देना है तो 15 बढ़ जाएगा, 2 का भाग 30 में दीजिए तो 15 दूने 30, औसत 15 ही आएगा। 3 का भाग 45 में दीजिए तो 15 तियां 45 आएगा, 4 का भाग 60 में दीजिए 15 चौको 60। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 2 औसत उत्पादन और जो हमारा सीमांत उत्पादन है वह बराबर है। तो जो ये बतला रहा है कि जैसे जैसे ये जिस अनुपात में एक एक करके मजदूर बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात के बराबर उत्पादन भी बढ़ रहा है, अर्थात मजदूर या परिवर्तनशील साधन के बराबर ही सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन भी हमें प्राप्त हो रहा है।
तो इस प्रकार से आपने ये तालिका बनानी है। हमने यहाँ 15 लिखा, ओके, आप इसी को याद कर लीजिए। यदि आप यहाँ कहीं 100 लिखा होगा तो फिर यहाँ 100 100 100 या 200 लिखा 200 ही आएगा, तो फिर उसके बाद भी सेम यहाँ निकल कर आएगा। डिजिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो उत्तर होगा वह सेम ही आएगा, अर्थात औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन इक्वल आएगा और इसके बीच का जो डिफरेंस है वह बराबर आएगा। तो उत्पत्ति समता नियम में क्या देखा जा रहा है कि मजदूरों की संख्या बढ़ाने से सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्पत्ति समता नियम बतला रहा है कि उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है कि जिस अनुपात में साधन बढ़ाया जाता है, अर्थात दोनों का अनुपात बराबर रहता है, इसलिए इसको कहते हैं आदर्श साधन उत्पादन अनुपात। ओके, अब इसके बाद आता है कि हम इसको रेखा चित्र पर कैसे दर्शाएंगे। इसके लिए हमें 2 एक्सिस क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। एक हमारा ये वर्टिकल एक्सिस हो गया और एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। इस पे लिखेंगे x, इस पे लिखेंगे y और इस पे लिखेंगे o। ठीक है, जो हमारी ये पड़ी रेखा है x अक्ष, इस पर लिखेंगे l, ये वाला मजदूरों की संख्या, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने l। आप पूरा लिखेंगे मजदूरों की संख्या, या कहीं पे लिखा रहता है श्रम की मात्रा। बात वही पड़ी, 1 2 3 4 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से ये हमारा जो y एक्सिस है इस पे हमने केवल 2 दिखाने हैं, AP और MP। ठीक है जी, हमने यहाँ पे दिखाने हैं AP एंड MP, अर्थात औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को हमने इस पे दिखाना है और इन दोनों के रिलेशन को देखना है कि जो रिलेशन वहां पे आया वही रिलेशन हमारे इन दोनों पे आएगा। अब देखिए मजदूरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो हम इस लाइन को बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे और इस प्रकार से इस पर लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए अब हमारा एक कुल उत्पादन इस पर नहीं आएगा, टोटल प्रोडक्शन नहीं दिखाएंगे, इस पर हमने देखना है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन कितना है, इक्वल सभी जगह 15 15 है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ 15 है। ओके, क्योंकि हमें 15 ही दिखाना है, उससे ऊपर से हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखिए कि जो हमारा यहाँ पे हमने 15 मान लिया रेखा को, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि जब एक मजदूर है तो औसत उत्पादन कितना है, 15 है। ठीक है, यहाँ से लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे 15, इसके ठीक सामने और इसके ठीक ऊपर 15 हो गया। जब दूसरा लेबर लगाया, दूसरा मजदूर बढ़ाया, तो उस समय देखिए औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन सेम है, तो यहाँ 15 के ठीक सामने यहाँ पे एक हमने पॉइंट लगाया और इसी प्रकार से अगला भी, तीसरे जब मजदूर बढ़ाते हैं तब भी 15 है और चौथा है तब भी क्या है, 15 है। तो कुल मिला के हमारा जो AP है और MP है 15 15 15 15 15 सेम है। तो इसलिए अब इस हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस प्रकार से हमें एक पड़ी रेखा मिलेगी। तो ये रेखा बतला रही है AP इज इक्वल टू MP, अर्थात औसत उत्पादन बराबर सीमांत उत्पादन, दोनों बराबर हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में ये जो रेखा होगी ये कैसी है, पड़ी होगी, पड़ी होती है जब क्या होता है, उत्पत्ति समता नियम क्या होता है, लागू होता है। तो यहाँ पर हमने 2 ही दिखाना है, AP और MP। तो इस प्रकार से आप रेखा चित्र तैयार कर लेंगे। यदि हम इसको नीचे कर दें तो इस प्रकार से देखिए दोनों क्या आते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रेखा एकदम से पड़ी हो गई, अर्थात पूर्णतः लोचदार हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि उत्पादन का जो संबंध होता है वह लागत से होता है, कि उत्पत्ति समता नियम और लागत के बीच क्या संबंध होता है। तो रेखा चित्र पे बताने से पहले आपको बता देते हैं कि उत्पत्ति समता नियम में क्या होता है कि जितना उत्पादन होता है उसी के बराबर लागत होती है, अर्थात लागत और उत्पादन का मूल्य बराबर होता है। अब कैसे होता है कि देखिए मजदूर को मजदूरी दी 15 रुपया और जो उसने उत्पादन किया वो भी कितने रुपए में बिका, 15 रुपए में बिका। तो ठीक है, जो मजदूरी दी वो हो गई लागत, जो मजदूरी दी वो हो गई लागत।
और जो माल बिका, उसने सामान बनाया, वो भी 15 रुपये में बिका। तो देखिए कि जो उत्पादन है उसका मूल्य 15 रुपया है और जो लागत है वो भी बराबर है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति समता नियम के अंदर क्या होता है कि जो लागत होती है वह उत्पादन के बराबर ही होती है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, उत्पत्ति समता लागत नियम यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे रेखा चित्र पे क्या होगा, कैसे आएगा। आपने इस प्रकार से 2 एक्सिस ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे लिखना है परिवर्तनशील साधन, क्योंकि मजदूरों को बढ़ा रहे हैं इसलिए एल लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखना है औसत लागत MAC और MC मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आप हिंदी में लिख सकते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से अभी पहला वाला जो रेखा चित्र हमारा बना था उत्पत्ति समता नियम का, उसमें हमने क्या दिखाया था कि AP और MP, ठीक है। और जो हमारी रेखा बनी थी उत्पादन की, दोनों की, सीमांत उत्पादन की और औसत उत्पादन की, वह कैसे बनी थी, हॉरिजेंटल बनी थी, इसी के समांतर बनी थी, ठीक है। तो यहां पर भी जो हमारी रेखा बनेगी किसकी, उत्पत्ति समता नियम में जो लागत की रेखा बनेगी वो भी सीधे हमारी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू MC। ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि पहले वाले में जब AP इज इक्वल टू MP है तो ऐसी स्थिति में AC, क्योंकि वह बता रहा है उत्पादन को और ये बता रहा है उस उत्पादन की लागत को, तो AC में जो हमारी लागत की रेखा होगी उत्पत्ति समता नियम में वह एकदम से बड़ी लाइन होगी। और यहाँ पर AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, MC के बराबर होगा, अर्थात औसत लागत बराबर सीमांत लागत होगी और दोनों की एक ही लाइन होगी। जैसे पहले वाले रेखा चित्र में कि 15 15 15 और फिर दूसरे में भी 15 15 15 15 15 15 15 15 15। ऐसी स्थिति में हमारी जो लाइन है वो कैसे बनेगी, एक ही बनेगी उस पे AC की, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, क्योंकि वहाँ पर हमारा AP की जो वैल्यू है वो भी बराबर है और उधर MP की वैल्यू भी बराबर है। तो सेम यहाँ पर भी वही रहेगा कि हमारी AC की वैल्यू भी सेम रहेगी और MC की वैल्यू भी सेम रहेगी, तभी जाके हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति समता नियम में जो लागत होती है वह उत्पादन के बराबर ही होती है, इसलिए इसको समान लागत का नियम भी कहते हैं। तो अब बात आती है कि उत्पत्ति समता नियम का क्या महत्व है। तो जो उत्पत्ति समता नियम है इसका व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार का महत्व नहीं है, केवल एक यह आदर्श स्थिति को बतलाता है, लेकिन ऐसी आदर्श स्थिति वास्तविक जगत में प्राप्त करना संभव नहीं है, इसका केवल सैद्धांतिक ही महत्व है।